aspirants, how are you all? Once again, welcome back on our platform Means वाला. Here, this is सुचिता सिंह. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 1919 और 1935 के एक्ट्स को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया था, ठीक है? तो अगर अब किसी को इन दो एक्ट में कोई डाउट हो या फिर पिछले टॉपिक में कहीं भी कोई भी इशू हो, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं, ठीक है? एंड देन द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज संविधान सभा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है संविधान सभा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आज हम देखेंगे किस तरह से संविधान सभा की मांगे रही, किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, क्या प्रोसीडिंग्स रही, कितने देशों का संविधान पढ़ा गया, किस देश के संविधान से क्या प्रोविज़न लिया गया. हम लगभग आज 50% पार्ट संविधान सभा का क्लियर कर लेंगे, ठीक है? और अगर हम पिछले टॉपिक की बात करें तो पिछले टॉपिक को हमने 2 लेक्चर्स में ख़त्म किया है. फर्स्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, दैट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट और 1909 का मार्ली मिंटो रिफॉर्म. और सेकंड लेक्चर में हमने वो टॉपिक्स, वो एक्ट पढ़े हैं जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, ठीक है? तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, तो आप प्लीज़ दोनों लेक्चर्स को 2 से 3 बार देखें, ठीक है? अगर आप यहाँ पर अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे के टॉपिक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है. ओके, दैट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर आपने पहले कभी प्री पढ़ा हुआ है तो यू कैन स्किप फर्स्ट लेक्चर, लेकिन तभी जब आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो, ठीक है? अगर आपका बेस अच्छा है, आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है, तो आप फर्स्ट लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच फर्स्ट लेक्चर एज वेल एज सेकेंड, ठीक है? आप दोनों लेक्चर को देखें, ध्यान से सुने, चीज़ों को रिलेट करें, देन सिर्फ आपको 1919 और 1935 के फैक्ट्स पर कमांड बनानी है. गॉट इट? तो इस तरह से हमने भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 को पूरी तरह से पढ़ लिया था. अब आज का टॉपिक है संविधान सभा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? संविधान सभा में बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा की मांगे क्या रही, फिर संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, क्या प्रोसीडिंग्स रहीं, कितना टाइम लगा, कितनी समिति बनी, समिति के हेड कौन थे, किस समिति का क्या कार्य था, जब तक संविधान सभा का गठन नहीं हुआ तब तक किस प्रकार से हमारे देश का शासन चल रहा था, और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो फिर किस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक को क्लियर कर लिया है, ठीक है? तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अब एक बार, अगर अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप दोबारा उन लेक्चर्स को देखें, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाएं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, और प्लीज़ आप अभी से ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करें. दैट वुड बी अ फ्यूल फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है? आपका एग्ज़ाम मतलब फिल्म्स 2024 28 अप्रैल को है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी आपके पास लगभग 90 से 100 दिन का समय है, ठीक है? 90 से लेकर 100 डेज तक आपको समय है. तो इन दिनों में आप कोशिश करें कि धीरे धीरे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की हैबिट डालें. मतलब फ्रॉम द डेट, मतलब आज से आप 15 एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? धीरे धीरे आप इफ़िशियंसी बढ़ाएं, एक्यूरेसी बढ़ाएं, और इन एमसीक्यू की नंबर को बढ़ाते जाएं, ठीक है? मतलब अगर आप आज हर यूनिट के 15 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आज से 15 दिन बाद आप हर यूनिट के 20 से 25 एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है? और एमसीक्यू सॉल्व करने का बेस्ट वे ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन पढ़ें, आंसर टिक करें एंड स्किप कर जाएं, ठीक है? आगे बढ़ जाएं, ऐसा कोई वे नहीं होता है. आप क्वेश्चन पढ़ें, अगर आपसे फैक्ट आ रहा है, मतलब अगर आपको वो फैक्ट ऑलरेडी पता है तो दैट इज़ मच बेटर. लेकिन अगर आपको वो फैक्ट नहीं पता है और अगर आपको वो फैक्ट एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ उसे वहीं पर नोट कर लें, ठीक है? आपको एक ऐसी लिस्ट बना के चलनी है जिनमें आपको वो फैक्ट लिखने हैं जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त मिले हों, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा कोई पेज रखते हैं जिसमें सब कुछ आपने लिखा हुआ है तो वो आपके एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि लास्ट टाइम पर
इन पूरे एमसीक्यूज़ का रिवीजन कर लेंगे तो दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप उन एमसीक्यूज़ का लास्ट टाइम पर कभी भी रिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि आप लेक्चर लें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, देन एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, लाइक अगर किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है तो वो आप साइड में नोट डाउन करते जाएं, ठीक है? तो कोशिश करें कि आप फर्स्ट टॉपिक पर अपनी कमांड बना लें, जिससे जब हम अगली बार एमसीक्यू सॉल्व करें तो उसमें आप बेटर स्कोर कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए आज का टॉपिक दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा को अब हम स्टार्ट करते हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा की मांगें क्या रही, और उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि संविधान सभा है क्या, मतलब व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, सो किसी भी देश के संविधान के विभिन्न पक्षों, उद्देश्य, प्रावधानों आदि पर विचार करके संविधान का निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहते हैं। मतलब किसी भी देश में क्या स्थिति है, उसमें विभिन्न पक्ष क्या है, मतलब लाइक अगर हम अपने कंट्री में बात करें तो हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है? तो आदि प्रावधानों पर विचार करके उस देश के लिए संविधान का निर्माण करने वाली सभा को, संविधान का निर्माण करने वाले लोगों के समूह को ही हम संविधान सभा कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गई डेफिनेशन। उसके बाद लोकतांत्रिक देशों में संविधान सभा जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें संविधान सभा का गठन उन लोगों से मिलकर के होता है जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित हो, ठीक है? मतलब मनोनीत सदस्य से नहीं होता है, इलेक्टेड मेंबर से मिलकर के, जनता के द्वारा निर्वाचित लोगों से मिल करके संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है? तो संविधान सभा क्या है वो समझ आया। देन चलिए अब हम बढ़ते हैं कि आखिर संविधान सभा की मांग क्या रही, मतलब संविधान सभा की डिमांड क्या रही, ठीक है? तो अब देखिए, कोई भी चीज़ होती है या फिर कुछ भी गठन होता है, निर्माण होता है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं माँग रहती है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर संविधान सभा की माँग देखा जाए, तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान की बात कही, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली माँग संविधान सभा की किसने की, तो उसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक, स्वराज बिल पास किया, जिसमें उन्होंने स्वराज की मांग की। मतलब इन्होंने कैसी मांग की, तो इन्होंने अनौपचारिक मांग की, अनऑफिशियल मांग की। किसकी मांग की, तो इन्होंने स्वराज की मांग की, ठीक है? कब की, तो इन्होंने 1895 में की, ठीक है? तो याद रहेगा 1895 में सबसे पहली अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल डिमांड बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और स्वराज विधेयक में, ठीक है? क्लियर? तो फिर अपना सेकंड पॉइंट है 1922 महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका में लेख भारतीय ही भारत का संविधान बनाएंगे। मतलब जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है? तो 1922 में महात्मा गांधी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका जो कि उनकी खुद की पत्रिका थी, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो भारत का संविधान है उसको भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है? इनडायरेक्टली इन्होंने ये कहा था कि जो भारतीय की संविधान सभा है, जो भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनेगी, उसमें सिर्फ भारतीय होंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद हमारा अगला है 1924 में स्वराज पार्टी व मोतीलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग। मतलब 1924 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन हुआ, ठीक है? नेहरू पार्टी या फिर नेहरू कमेटी का गठन हुआ, ठीक है? नेहरू कमेटी का गठन हुआ, ठीक है? तो 1924 में जब नेहरू समिति का गठन हुआ तो इस समिति ने 1928 में एक रिपोर्ट दी, ठीक है? जिसे हम नेहरू समिति रिपोर्ट कहते हैं। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली 19 एफआर मतलब 19 मौलिक अधिकारों की डिमांड की गई, ठीक है? 19 मौलिक अधिकारों के अलावा इसमें संविधान सभा की भी डिमांड की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए नेहरू समिति का गठन कब हुआ, तो 1924, लेकिन रिपोर्ट अगर आपसे पूछी जाए तो उसका आंसर 1928 हो जाएगा, ठीक है? हालांकि आप ये सब हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देन अगला है 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग। देखिए,
अभी तक आपने जो पहले के 3 देखे, दैट इज़ 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी, 1924 में मोतीलाल नेहरू, ठीक है? तो इनकी जो माँग थी, इनकी जो डिमांड थी वो अनौपचारिक थी, मतलब अनऑफ़िशियल थी। अब बात आती है ऑफ़िशियल माँग पर। तो सबसे पहले ऑफ़िशियल माँग 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनके द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की औपचारिक मांग सबसे पहले किसने की थी, ठीक है? तो राइट आंसर 1934 में एम.एन. रॉय हो जाएगा, ठीक है? कोई बाल गंगाधर तिलक मत करके चले आना। देन उसके बाद अगला है 1935 में आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग, ठीक है? तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई। देन अगला है 1936 लखनऊ, नेहरू के द्वारा एक संप्रभु और वयस्क मत अधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग, मतलब 1936 में जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके द्वारा भी एक संप्रभु और वयस्क मत अधिकार, मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पर आधारित संविधान सभा की मांग की गई, ठीक है? हालांकि संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार पर आधारित नहीं थी, याद रहेगा। देन अगला है 8 अगस्त 1940 में। अब देखिए ये हो गई मांगे, ठीक है? मतलब क्या मांगे रही, क्या डिमांड रही, तो ये पूरा मांगों का फैक्टर हो गया। अब बात आती है कि ब्रिटिशर्स ने क्या रिस्पॉन्स किया, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स ने क्या रिस्पॉन्स किया, और आप देख सकते हैं किस तरह संविधान सभा की मांग प्रबल रूप देने लगी, ठीक है? तो फिर ब्रिटिशर्स के लिए भी ये कंपलसरी हो गया कि वो भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग पर विचार करें, ठीक है? और देखिए इसी वक्त जब हमारे देश में संविधान सभा की मांग चल रही थी, ठीक है? तो देश दुनिया में क्या चल रहा था आप वो देखिए। तो उस टाइम पर चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ, ठीक है? तो इस टाइम पर ब्रिटेन पर भी ये दबाव आने लगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, डेट इज़ 1914 से 1918 तक, उस टाइम पर तो जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो आपके साथ थे, ठीक है? मतलब उस टाइम पर तो गांधी जी ने खुद प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ठीक है? लेकिन अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है तो आखिर भारतीय आपके साथ क्यों नहीं है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था जिसका सॉल्यूशन एक तरह से करने के लिए सबसे पहली बार आया अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 को लाया गया था, ठीक है? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग स्वीकार की। कुल मिला के यह सिर्फ एक ऐसा प्रोविज़न था, एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कहा गया कि अभी जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दें, ठीक है? फिर उसके बाद मतलब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होता है, तो हम संविधान सभा बनाने के बारे में विचार करेंगे, ठीक है? मतलब इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी, ना इन्होंने कोई स्पेशल प्रोविज़न किया कि हाँ किस बेस पे संविधान सभा बनेगी, क्या आधार रहेगा, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? मतलब सिर्फ इन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव भेजा जिसके द्वारा भारतीयों की मदद ली जा सके। तो ये प्रस्ताव पूरी तरह से असफल हो गया, भारतीयों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया, ठीक है? देन आता है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्वाचित संविधान की मांग स्वीकारी। जब अगस्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है? क्रिप्स मिशन किसके द्वारा लाया गया? तो क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन लाया गया, ठीक है? तो आप सभी याद रखिए क्रिप्स मिशन कौन लाया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया, ठीक है? और इसमें पहली बार निर्वाचित संविधान की मांग स्वीकारी, मतलब एक ऐसे संविधान सभा जो कि निर्वाचित होगी, उसकी मांग क्रिप्स मिशन के द्वारा स्वीकारी गई, ठीक है? लेकिन तब भी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो यही शर्त रखी गई कि अभी भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की मदद करें। तो अगेन इस ऑफर को, इस
मिशन को भी डिक्लाइन कर दिया गया, ठीक है। अब बात आती है मार्च 1945 में शिमला सम्मेलन या बेवल योजना, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। पूरी स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा वो हो गया, लेट मी इरेज इट सेकेंड। ओके सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान का गठन किसके आधार पर हुआ? तो भारतीय संविधान के गठन का आधार कैबिनेट मिशन 1946 था, ठीक है। अभी कैबिनेट मिशन क्या था आप वो समझिए। तो जब क्रिप्स मिशन को भी असफल कर दिया गया तो फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। सबसे पहला स्टेटफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन लाए थे, क्रिप्स। देन ए बी अलेक्जेंडर बेसिकली यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप साइड में नोट डाउन कर लें, ठीक है। ए बी अलेक्जेंडर एंड देन द थर्ड वन इज पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। और बेसिकली पैंथिक लॉरेंस ही इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। और पैंथिक लॉरेंस उस टाइम पर भारत के सचिव भी हुआ करते थे, मतलब ही वॉज एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो जो भारत सचिव थे दैट वॉज पैंथिक लॉरेंस, वही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसमें कहा गया कि जो भारतीयों के संविधान के लिए संविधान सभा बनेगी वह भारतीयों से ही मिलकर बनेगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के गठन का आधार तो उसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन 1946 हो जाएगा, ओके। देन 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। और फिर 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, याद रहेगा। तो इस पूरी स्लाइड से अगर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है तो सिर्फ कैबिनेट मिशन से है, ठीक है। मतलब एम एन रॉय, ये फैक्ट तो आपको याद ही रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कैबिनेट मिशन, मतलब कैबिनेट मिशन 3 मार्कर में आ जाएगा, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो कैसे फ्रेमिंग करेंगे आप 3 मार्कर की, चलिए हम एक इनसाइट वो भी देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर कैबिनेट मिशन आए तो आपको लिखना है कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। देन सेकंड पॉइंट आप लिख देंगे कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय थी, जिसमें सदस्य कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, ए बी अलेक्जेंडर और फिर स्टेटफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और इस तरह से 2 से 3 लाइन में आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्री के साथ साथ अगर चाहें तो इफ़ टाइम परमिट्स तो आप 3 मार्कर की भी प्रैक्टिस ईजिली कर सकते हैं। तो इस पूरी स्लाइड में आप हर एक पॉइंट को लगभग याद रखने की कोशिश करें, जो कि सफल है, लाइक कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सभा के निर्माण का आधार। और यहाँ पर एक ऐसी भी लाइन है जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप प्रीलिम्स 2022 का पेपर उठा के देखते हैं तो वहाँ पर पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट का, दैट वाज ऐसा किसने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार, मतलब लोगों की इच्छा पर आधारित होगा, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था, कब दिया था? तो संविधान की मांग के समय 1922 में दिया था, ठीक है। तो आप ऐसे फैक्ट्स को रिलेट करना सीखें, और इसी वजह से एमसीक्यू भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि जो आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि आप ये देख पाएँ कि जो आपने पढ़ा वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं। जब आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है उसे राइट टिक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों के पास ऐसी प्रॉब्लम होती है
कि उन्हें पता तो रहता है कि ये आंसर सही है, ठीक है, लेकिन वो लास्ट टाइम पर अपने आंसर चेंज कर देते हैं। दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, और इस तरह से ही फिल्म्स रुकता है 1-2 नंबर से, ठीक है। तो आप अपने आंसर्स पर श्योर रहें। बहुत सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद में, ठीक है। तो ये पूरा संविधान सभा की पृष्ठभूमि हो गई। यहाँ पर आप एक बार और देख सकते हैं। 1895 बाल गंगाधर तिलक स्पोक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्वराज बिल। 1895 बाल गंगाधर तिलक। 1922 आर्टिकल्स इन हरिजन मैगजीन, ठीक है, हरिजन पत्रिका। 1924 डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय स्वराज पार्टी एंड मोतीलाल नेहरू। 1934 तो यहाँ पर भी सेम वही कुछ लिखा है जो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ब्रिटिशर्स ने क्या रिस्पॉन्स किया उसको डीप में पढ़ने की, ठीक है। मतलब देखिए, भारतीयों ने मांग की, ठीक है, डिमांड की, आपने वो पढ़ा, ठीक है। और अब बात आएगी जो ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्स किया, हमें उसे डीप में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के वही रिस्पॉन्स, वही प्रस्ताव संविधान सभा के गठन का आधार बनेंगे। तो इस वजह से चलिए देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 में आया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के समर्थन को प्राप्त करने के लिए तत्कालीन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड लिंथिगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया, ठीक है। किसने पेश किया? तो 1940 के समय जो वायसराय थे, दैट इज़ लॉर्ड लिंथिगो, उन्होंने पेश किया, ठीक है। फिर उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहला है, ब्रिटेन की ओर से पहली बार भारतीय द्वारा भारतीयों को संविधान बनाने की बात कही गई। सेकंड, युद्ध के समय भारतीयों को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा तथा एक प्रतिनिधि सभा के द्वारा संविधान निर्माण को प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, युद्ध सलाहकार समिति का निर्माण। फोर्थ पॉइंट, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अंग्रेजों से ज़्यादा भारतीयों को जगह दी जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, ब्रिटेन की ओर से पहली बार, मतलब पहली बार अगर संविधान सभा के निर्माण को स्वीकृत किया गया, उसका कोई रिस्पॉन्स आया, तो दैट वाज अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार संविधान सभा के निर्माण को कब स्वीकृत किया गया, भले असफल या सफल, तो उसका राइट आंसर अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, ठीक है। देन युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट, मतलब देखिए, इन्होंने ऐसा प्रोविज़न किया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, उस तरह से फिर भारत को डोमिनियन स्टेट, मतलब अधिराज्य का दर्जा देंगे, ठीक है। तो भी भारत को कम्प्लीटली फ्री नहीं किया जाएगा। इन्होंने ऐसा प्रोविज़न किया कि जो आंतरिक मामले हैं वो भारतीय संभालेंगे, और जो बाहरी मामले लाइक विदेशी संबंध, ये सब ब्रिटिशर्स भी संभालेंगे, ठीक है। डोमिनियन स्टेट का मतलब ही यही होता है। तो फिर इस डिमांड को भी, इस प्रस्ताव को भी भारतीयों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। देन युद्ध सलाहकार समिति का निर्माण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अंग्रेज़ों से ज़्यादा भारतीयों को जगह दी जाएगी, मतलब जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, काउंसिल है, उसमें टोटल कितने मेंबर्स होते थे? उसमें टोटल अभी तक 8 मेंबर्स थे, ठीक है, जिसमें से 3 भारतीय थे, ठीक है, 3 भारतीय थे। और सबसे पहले मेंबर कौन थे? तो सबसे पहले मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो आप याद रखिए, अब ऐसा प्रोविज़न किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अंग्रेज़ों से ज़्यादा भारतीयों को जगह दी जाएगी। तो ये पूरी तरह से असफल था, मतलब यह मिशन, यह प्रस्ताव भारतीयों के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया कि जो भारतीय का संविधान सभा है वह भारतीयों के द्वारा बनाने दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगला रिस्पॉन्स क्या है? तो अगला रिस्पॉन्स है क्रिप्स मिशन 1942। अब क्रिप्स मिशन 1942 आया, जिसमें कहा गया द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य पर स्टेटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भेजा। अब इस लाइन का मतलब क्या है आप वो समझिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए
क्रिप्स मिशन 1942 के टाइम पर, क्रिप्स मिशन 1942 के टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका राइट आंसर लॉर्ड चर्चिल हो जाएगा, ठीक है। तो लॉर्ड चर्चिल ने 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टेटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, मतलब उनकी अध्यक्षता में, क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा, ठीक है। अब उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं आपको देखिए। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रमंडल की एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा। सेकंड, युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे तथा कुछ जो रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। फिर अगला है संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं करेगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। अब कुल मिला के यहाँ पर भी यही प्रोविज़न किया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, ठीक है, जो कि भारतीयों को स्वीकृत नहीं था। भारतीयों को अपनी संविधान सभा चाहिए थी जिसमें भारतीय हों जो कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करें, और उसके अलावा उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए थी, कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए था, ठीक है, कोई अधिराज्य उन्हें नहीं चाहिए था। तो फिर से पुनः क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेट का प्रावधान किया गया, इस कारण से यह मिशन असफल रहा, मतलब ये भी सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो कौन कौन से रिस्पॉन्स हुए? पहला अगस्त प्रस्ताव, दूसरा क्रिप्स मिशन, दो के दोनों असफल रहे हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड है कैबिनेट मिशन दैट इज 1946 में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 1946 में जो कि संविधान सभा के गठन का आधार भी है, याद रखिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है 1946 में भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने एवं शासन हस्तांतरण की प्रक्रिया पर विमर्श करने हेतु इंग्लैंड की एटली सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन को किसके द्वारा भेजा गया, तो कैबिनेट मिशन को एटली गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। कब भेजा गया? तो 1946 में भेजा गया, और यह सबसे इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यही भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार भी है, ठीक है। फिर अगला है संरचना, अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस, सदस्य स्टेटफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ठीक है। ये सब तो आपने पहले ही देख लिया। तो यह टोटल 3 सदस्यीय, मतलब 3 इसमें मेंबर थे, जिसमें अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस और सदस्य थे स्टेटफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। गॉट इट। देन अगला है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के आधार पर नवंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ, ठीक है। तो यह संविधान सभा कैबिनेट मिशन पर ही आधारित थी। तो इस तरह से आप याद रखें। देन फोर्थ पॉइंट है निर्वाचन के पश्चात एक अंतरिम सरकार का गठन। अब देखिए, जब तक हमारा संविधान बना नहीं, मतलब वेट अ सेकेंड, तो जब तक हमारा संविधान बन नहीं गया, लाइक 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ, लेकिन हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। तो क्वेश्चन ये था कि तब तक आखिर शासन व्यवस्था चलेगी किस आधार पर, मतलब जब तक भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान बना करके तैयार नहीं किया जाता है तब तक किस आधार पर संविधान सभा चलेगी, सॉरी, भारतीयों का शासन चलेगा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर शासन व्यवस्था चलती रही और इसी के अंतर्गत अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया, ठीक है। अब अंतरिम सरकार में कुछ विभाग बनाए गए जिनके कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, उनमें कुछ उनके कार्यों का बंटवारा किया गया, विभागों का बंटवारा किया गया, हम वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंतरिम सरकार क्या थी? तो अंतरिम सरकार बेसिकली मंत्रिमंडल के रूप में गठित की गई थी, जिसका कार्य था कि जब तक संविधान बन नहीं जाता है तब तक शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना, ठीक है। क्लियर है इतना? देन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला है कैबिनेट मिशन और भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट मिशन और भारतीय संविधान सभा, मतलब यहाँ पर अब आप
वो पढ़ेंगे जो कि कैबिनेट मिशन में बताया गया, ठीक है। कैबिनेट मिशन में क्या प्रोविज़न किए गए हैं, भारतीय संविधान सभा के क्या स्ट्रक्चर दिए गए हैं, किस तरह से गठन होगा, संरचना दी गई, वो पढ़िए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है 1946 में भारत में संवैधानिक, वो पहला ही पॉइंट है। देन संविधान सभा की संरचना, मतलब संविधान सभा की संरचना क्या रहेगी, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। तो कुल सदस्य 389। अब 389 ही क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो 389 इस वजह से क्योंकि ऐसा प्रोविज़न किया गया कि 10 लाख पर एक व्यक्ति, ठीक है। तो 10 लाख पर एक व्यक्ति अगर करेंगे तो लगभग आंकड़ा आएगा इतनी जनसंख्या का, ठीक है। तो 389 मेंबर से मिल करके संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसमें से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त के प्रांतों से थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। अब देखिए क्या प्रोविज़न किया गया, 389 मेंबर, 389 किस अकॉर्डिंग, मतलब एक व्यक्ति पूरे 10 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है। तो 389 में यहाँ पर 296 ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया से और 93 यहाँ पे देसी रियासत थे, ठीक है। तो अब ब्रिटिश भारत क्या है आप वो समझिए। तो ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया बेसिकली उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ का रूल ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है। तो उन क्षेत्रों को जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल, ब्रिटिशर्स का शासन चलता हो, उसे हम ब्रिटिश भारत कहते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत से 296 सीटों का प्रावधान किया गया और देसी रियासतें मतलब जो फ्री हैं, जहाँ पर राजा महाराजा का शासन चल रहा है, वहाँ से 93 सीट्स का प्रोविज़न किया गया। अब देसी रियासतों में भी बेसिकली दो होते हैं, दैट इज़ ब्रिटिश प्रांत एंड चीफ कमिश्नरी, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी, तो बेसिकली चीफ कमिश्नरी को आप आज के पर्सपेक्टिव में यूनियन टेरिटरी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविज़न किया गया कि 296 सीट में भी 292 प्रांतीय ब्रिटिश भारतीय प्रांत से और 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी से, ठीक है, क्लियर है। तो 389 जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत में भी 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नरी से और 93 देसी रियासत थे, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। देन अगला है इन सीटों के निर्धारण का आधार जनसंख्या था, मतलब लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रोविज़न किया गया। इट मीन्स कि 10 लाख लोगों को कोई एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा जो कि संविधान सभा में होगा, ठीक है, क्लियर है। देन अगला है सीटों को 3 समुदाय में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य, मतलब मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 तरह के 3 वर्गों के 3 समुदाय के लोगों में सीटों का बंटवारा किया गया, ठीक है। फिर अगला है संसद सदस्यों का चयन प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया गया, ठीक है। तो ये निर्वाचन प्रणाली है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीका और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, याद रहेगा। अब ये प्रणाली क्या है आप वो राष्ट्रपति के लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप याद रखें कि जो सदस्यों का चुनाव है, जो सदस्यों का चयन है, वह प्रांतीय विधानसभाओं में उस पर्टिकुलर समुदाय, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया गया, ठीक है। तो याद रखिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है देसी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा। अब देखिए ऐसा प्रोविज़न किया गया कि जो देशी रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनमें राजा महाराजा अगर स्वयं ना आए तो वो अपने द्वारा किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो अपने बिहाफ पर किसी को भी संविधान सभा में भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का भी कुछ प्रावधान था, मतलब जो लोग वोट करेंगे वो कौन होंगे, ठीक है। तो इसमें भी सीमित मत अधिकार दिया गया, लिमिटेड वोटिंग राइट दिया गया। आधार था कि जो लोग टैक्स जमा करते हों सिर्फ वही वोट देंगे और जो लोग प्रांतीय, वेट अ सेकेंड, ओके, आधार था कि जो लोग टैक्स जमा करते हो सिर्फ वही वोट देंगे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ बेसिक मापदंड, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स अपनाए गए जिसमें
अधिकारों को जिसमें मत अधिकार को सीमित किया गया, ठीक है। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, जिसमें वोटर्स का जो वोटिंग राइट है वो भी बहुत सीमित है, लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं अपनाई गई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्या संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार पर आधारित थी, तो आपका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। और आप जब मेंस लिखेंगे तो संविधान सभा की आलोचना, जो कि कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप क्रिटिकल नोट लिखेंगे, आलोचना लिखेंगे, तो वहाँ पर आप इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन अगला है, इस प्रकार संविधान सभा सीमित मताधिकार, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और नामांकन द्वारा निर्मित सभा थी, ठीक है। नॉमिनेशन के द्वारा निर्मित सभा थी, हालांकि इसमें प्रत्येक समुदाय और महिलाओं की भागीदारी थी। मतलब देखिए, संविधान सभा के गठन के समय यह सुनिश्चित किया गया कि जो संविधान सभा है उसमें हर समुदाय के लोग रहें और यहाँ तक कि महिलाओं की भी भागीदारी रही, ठीक है। लेकिन जो मत अधिकार था, जो वोटिंग राइट था, वो सीमित था। इतना समझ में आया। और कंप्लीट रूप से निर्वाचन भी नहीं हुआ था, मतलब बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी देशी रियासतों में नॉमिनेशन हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा एक मोस्ट चैलेंजिंग टास्क था एक ऐसा संविधान बनाना जो कि भारत में रह रहे विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, दलित, हिंदू, मुस्लिम, महिला, सबको संतुष्ट करे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत टफ चैलेंजिंग टास्क था। तो इस टास्क को टैकल करने के लिए उन्होंने जो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उनका चुनाव किया, उनको संविधान सभा में शामिल किया गया और उसके बाद लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ कर के हमारे देश का संविधान बनाया गया, ठीक है। मतलब लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, ये समझा गया कि कौन-सा प्रोविज़न हमारे देश में चल सकता है, मतलब कौन-सा प्रोविज़न हमारे भारत की स्थिति के अनुसार सही है। फिर उस सब को मिला करके हमारे देश का संविधान बना, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिसे बनाने में ही 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक ऐसा संविधान बनाना जो कि इतने वर्षों से चला आ रहा है और भारत जैसे विविधता वाले देश में रह रहे विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न वर्ग के लोगों को संतुष्ट करना, ठीक है। तो इस संविधान के निर्माण में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे इनको टास्क टैकल करने थे, हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से संविधान का निर्माण हुआ। अब आपको कैबिनेट मिशन में क्या पॉइंट याद रखने हैं, आप वो समझिए, ठीक है। तो देखिए, कैबिनेट मिशन में सॉरी। तो देखिए, कैबिनेट मिशन में ऐसा कहीं भी प्रोविज़न नहीं किया गया कि पाकिस्तान बनाएँगे, ठीक है? मतलब पाकिस्तान की माँग को कैबिनेट मिशन में कहीं भी स्वीकृत नहीं किया गया है, ठीक है? फिर उसके अलावा आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि कैबिनेट मिशन में ऐसा प्रोविज़न किया गया कि भारतीयों को स्वतंत्र तो कर देंगे, मतलब जो भारतीय हैं, जो भारत है, उसको हम स्वतंत्र तो कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? जब भारतीयों के द्वारा संविधान सभा के द्वारा एक ऐसा संविधान का निर्माण होगा, जो कि सभी संप्रदाय, सभी वर्ग, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, देशी रियासत सभी को संतुष्ट करेगा, ठीक है? तो ये अपने आप में बहुत टफ टास्क था, इस वजह से कैबिनेट मिशन में ऐसा प्रोविज़न किया गया, ठीक है? समझ रहे हैं आप? मतलब ब्रिटिशर्स ने ये मिशन भी बहुत माइंड लगा के भेजा कि ऐसा टास्क रख देते हैं, जो कि कंप्लीट ही ना हो, लेकिन किसी तरह से हमारे देश में इतने प्रतिभाशाली, इतने विद्वान लोग थे कि उन्होंने इस टास्क को भी अंडर टैकल कर लिया, ठीक है? एक ऐसा संविधान बनाया गया जो कि वास्तव में सभी समुदाय के लोगों को संतुष्ट करता है। तो इसके बाद यहाँ पे है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपने अभी ही पढ़ा कि मुस्लिम लीग की जो मांग थी अलग अलग पाकिस्तान की, उसको यहाँ पर नहीं माना गया, मतलब स्वीकृत नहीं किया गया। अतः मुस्लिम लीग द्वारा इस योजना का विरोध किया गया, जबकि कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, ठीक है। अब देखिए,
तो कुल मिलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो बड़ी पार्टियां थी उस टाइम पर देश में, उनसे मिलकर के संविधान सभा का गठन होना था, ठीक है। कांग्रेस का संविधान सभा में मिलना, उनकी सहमति होना तो बहुत ही कॉमन बात थी, क्योंकि कांग्रेस खुद चाहती थी कि संविधान सभा का गठन हो, ठीक है। आपने अभी पढ़ा 1935 में आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग भी की थी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग क्यों संविधान सभा में शामिल होगी, मतलब ऐसा क्या कारण है कि जो मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल हो सकती है, ठीक है। उनकी तो अपनी एक अलग डिमांड थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें ना तो संविधान सभा चाहिए, ना हमें संविधान चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक अलग राष्ट्र चाहिए, दैट इज़ पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन इस पाकिस्तान की मांग को तो स्वीकृत किया नहीं गया, तो अब मुस्लिम लीग के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि न तो हमें सुना जा रहा है, न समझा जा रहा है, न अभी पाकिस्तान की मांग को स्वीकृत किया जा रहा है। तो उन्होंने लास्ट में फिर 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग और 25 जून 1946 को कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकृत कर लिया, ठीक है। मतलब इन द एंड मुस्लिम लीग के पास एक ही ऑप्शन था, वो था संविधान सभा में शामिल होना। अब उनका भी इसके पीछे कुछ उद्देश्य था, कुछ ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव ये था कि मुस्लिम लीग को लगा कि चलो, ऐसे तो इन्होंने हमारी पाकिस्तान की मांग स्वीकृत होने की बात मानी नहीं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि संविधान सभा में अपनी मांग रखेंगे, ठीक है। मतलब जिस संविधान सभा का निर्माण होगा, गठन होगा, उसमें हम संविधान सभा की मांग को रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ रीज़न आए, कुछ परिस्थितियाँ आई, चलिए हम उनको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुस्लिम लीग, जो कि उस टाइम पर देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, और कांग्रेस जो कि उस टाइम पर देश की पहली बड़ी पार्टी थी, उनसे मिलकर के संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है। अब संविधान सभा में निर्वाचन कैसे हुआ, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, सीट कितनी थी, सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, यहाँ से प्री में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरी स्लाइड को आप ध्यान से समझें। सबसे पहला है जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा हेतु निर्वाचित हुए। मतलब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए, तो आपका राइट आंसर जुलाई 1946 हो जाएगा, ठीक है। जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए। किस लिए हुए, तो वही निर्वाचन हुआ जो कि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति का प्रावधान था, ठीक है। तो उसी रिकॉर्डिंग मतलब उन्हीं व्यक्तियों को चुनने के लिए यह निर्वाचन जुलाई 1946 में कराया गया। देन यह चुनाव ब्रिटिश भारत हेतु आवंटित की गई 296 सीटों पर हुआ। मतलब देखिए, टोटल कितनी सीट थी, तो 389। ब्रिटिश भारत में कितनी थी, तो 296, और 93 क्या थी, तो 93 देसी रियासत में, ठीक ठीक है। तो देशी रियासत में तो कोई वहाँ पे इलेक्शन का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि देसी रियासत के जो राजा महाराजा हैं, उन्हें खुद ही नॉमिनेट करके, खुद ही मनोनीत करके किसी भी व्यक्ति को अपने बिहाफ पर भेजना था, ठीक है। मतलब अपने बिहाफ पर उन्हें किसी भी व्यक्ति को संविधान सभा में भेजना था। तो यहाँ पर तो निर्वाचन का कोई क्वेश्चन नहीं। अब निर्वाचन होगा 296 सीट पर, ठीक है। अब 296 सीट का बंटवारा कैसे हुआ, आप वो देखें। अब 296 सीट में जब निर्वाचन हुआ, तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई, और अन्य 15 सीटें, ठीक है। तो इस तरह से फिर मुस्लिम लीग के दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि जब कांग्रेस को इतने बड़े लेवल पर समर्थन प्राप्त है, मतलब 208 और 73, लगभग 3 गुने का फर्क है ना। तो उस तरह से फिर मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, हमें संविधान सभा वगैरह में शामिल ही नहीं होना है, और फिर मुस्लिम लीग ने बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर दंगा कर दिया, ठीक है। पूरे देश में दंगे फसाद होने लगे। और आपको याद होगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है। आप ये सब हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ हम अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ हमारा टॉपिक्स उससे स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ, बहुत दंगे फसाद हुए, हिंदू मुस्लिम आपस में बहुत लड़े, तलवारें उठी, बहुत यहाँ पर हिंसा हुई, ठीक है।
तो फिर लास्ट में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो उन्होंने कहा कि अब जिन्ना चाहे या ना चाहे, मतलब जो मोहम्मद जिन्ना है जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, अब वो चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मांग स्वीकृत हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब 1909 में मार्ली मिंटो रिफॉर्म में सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया, मतलब हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग निर्वाचन किया गया, तभी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आया था कि जो 1919 का अधिनियम है उसके द्वारा एक ऐसा बीज बोया जा रहा है जिसकी फसल बहुत अधिक कड़वी होगी। ठीक है, और फसल कड़वी क्या हुई, तो विभाजन स्वरूप, और फिर एट लास्ट संविधान बनने के पहले आखिर पाकिस्तान विभाजित भी हो गया। ठीक है, मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी संविधान बनने से पहले कर दिया गया। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन में ऐसा कहीं भी प्रोविज़न नहीं था कि हम पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर रहे हैं। तो आप इतना याद रखिएगा। देन यहाँ पे दिया हुआ है महिला 15, मतलब अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा में महिला की संख्या, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक है, जिसमें सुचिता कृपलानी, अमृता कौर, ये कुछ प्रमुख महिलाएं थी। एंग्लो इंडियन के लिए 3 सीट थी, एससी के लिए, वेट अ सेकेंड, एससी के लिए 31 सीट थी और एसटी के लिए 6 सीट थी। ठीक है, तो यहाँ पर महिला के लिए 15, एंग्लो इंडियन के लिए 3, एससी के लिए 31 और एसटी के लिए 6। ठीक है, तो याद रखिएगा। देन अगला, प्रमुख महिला सदस्य, अम्मू स्वामीनाथन, हंसा मेहता, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी, अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, बेगम एजाज रसूल, जो कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, तो आप इस फैक्ट को तो ज़रूर अलग से ध्यान रखें कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, तो उसका राइट आंसर बेगम एजाज रसूल हो जाएगा। ठीक है, फिर अब बात आती है अंतरिम सरकार, मतलब जिस सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो निर्वाचन के परिणाम स्वरूप चुनावों परिणाम के आधार पर 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, अब इस अंतरिम सरकार में कुछ सदस्य थे जिनके अलग अलग विभाग थे, वे अपने विभागों को संभालते थे। ठीक है, प्रारंभ में मुस्लिम लीग के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। अब अगर यहाँ पे ये टॉपिक किसी को बाउंस कर जाए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप इस टॉपिक को इंडियन हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हमें कुछ जो बीच के टॉपिक्स हैं उन्हें स्किप करना पड़ रहा है, क्योंकि वी आर स्टडिंग इंडियन पॉलिटी नॉट इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो इस वजह से अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो आप पेशेंसली सुनते जाएं, बाकी आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सदस्य कौन है, तो सदस्य सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, जिनका विभाग था कार्यकाल परिषद के अध्यक्ष, विदेश विभाग। ठीक है, मतलब जो विदेश विभाग है वो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में था। ठीक है, देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह और सूचना एवं प्रसारण विभाग में थे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग में थे, सूचना एवं प्रसारण विभाग में थे। देन राजेंद्र प्रसाद, जो कि खाद्य एवं कृषि विभाग में थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे, तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग में थे। ठीक है, अब ये सब फैक्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे, मतलब इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे और है डॉक्टर जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, बलदेव सिंह रक्षा, CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति, लियाकत अली वित्त, अब्बू अब्दुरब निस्तार डाक एवं वायु, आशफ अली रेलवे एवं परिवहन, श्री राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेजर मेजर याद रखें। जो हमने पहले स्लाइड में 3 पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। देन अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो आप बलदेव सिंह रक्षा याद रखें, और इसके अलावा आप श्री राजगोपालाचारी भी याद रखें। ठीक है, कोशिश करें आप एक बार सब पर एक रीडिंग कर लें, देन अगर कोई भी आपको याद रहता है तो सफिशिएंट है, बाकी आप हिस्ट्री में तो एक बार इसको पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो ये अंतरिम सरकार थी जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो आप डेट याद रखें कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर, वेट अ सेकेंड, तो 2 सितंबर 1946 को
अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है। देन माउंटबेटन योजना। अब माउंटबेटन योजना क्या है वो समझिए, ठीक है। बेसिकली माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये योजना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम पढ़ते हैं। 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना। 3 जून 1947 को जो उस टाइम पर वायसराय थे, दैट वाज लॉर्ड माउंटबेटन, उनके द्वारा इस योजना को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और क्यों प्रस्तुत की गई? क्योंकि हमारे देश में देश भर में बहुत दंगे हुए, फसाद हुए, बहुत लोगों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और भी कई तरह के दंगे फसाद हुए, ठीक है। तो इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही था, दैट वाज पाकिस्तान को उनका एक अलग राष्ट्र देना। तो इस वजह से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने भी आक्रोशित होकर एक स्टेटमेंट दिया था। आप स्टेटमेंट को याद रखें। दैट वाज अब जिन्ना माने या न माने, मतलब अगर अब जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान नहीं भी चाहिए होगा तो भी मुझे यह स्वीकृत नहीं है। मतलब अगर अब मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान नहीं चाहिए तो भी मुझे पाकिस्तान अलग चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी समुदाय, ऐसा कोई भी वर्ग अपने भारत में शामिल नहीं करना चाहूँगा जो इतने आक्रोशित हों, जो इतने अशांतिपूर्वक रहते हों, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि ये अगर इनको अभी हम शामिल करते हैं तो ये आगे चलकर हमारे भारत की एकता, अखंडता, शांति को ही नष्ट करेंगे। इससे बेहतर है कि इन्हें इनका एक अलग राष्ट्र दे दिया जाए। तो फिर दूसरा पॉइंट है भारत व पाकिस्तान नामक दो राज्य के निर्माण की घोषणा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्य के निर्माण की घोषणा का प्रावधान किस योजना में किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को जो योजना आई, दैट वाज माउंटबेटन योजना। उसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया, ठीक है। देन अलग अलग संविधान सभा के निर्माण की घोषणा। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो भारतीयों की संविधान सभा है वह अलग होगी, और जो मुस्लिम की संविधान सभा है, जो पाकिस्तान की संविधान सभा है, वह अब अलग होगी, ठीक है। मतलब पूरी तरह से भारतीयों को और मुस्लिमों को अलग कर दिया गया, ठीक है। एक अलग राष्ट्र बनाया गया, संविधान सभा भी अलग बनेगी, संविधान भी अलग बनेगा, पूरी तरह से उनकी मांग को स्वीकृत कर लिया गया। देन देशी रियासतों को पुनः सर्वोच्चता लौटा दी गई। मतलब जो देशी रियासतें पहले स्वतंत्र थी, जिनमें राजा महाराजा का ही शासन चलता था, उन्हें वापस उतनी ही फ्रीडम दे दी गई, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये पूरे फैक्ट हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना के, ठीक है। क्लियर है। देन अगला है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सबसे पहला पॉइंट है ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित प्रस्ताव। इस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। मतलब यह एक ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत को फ्री किया गया, ठीक है। भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई। भारत की संविधान सभा को दो भागों में बांट दिया गया। संविधान सभा को संप्रभु बनाया और स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया, ठीक है। अब इसमें से अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो सिर्फ यह है कि इससे हमारे संविधान सभा की जो सीट है उनमें क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। मतलब जो सदस्य संख्या है उनमें क्या प्रभाव पड़ा। बाकी जो बाकी के पॉइंट हैं आप वो ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली एंड ऑल, आप ये सब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके प्री की व्यू पॉइंट से पॉलिटी में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो सिर्फ ये है कि विभाजन के बाद, मतलब डिवीज़न के बाद, इस संविधान सभा की सदस्य संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखिए पहले सदस्य संख्या कितनी थी, तो पहले 389 थी, लेकिन विभाजन के बाद कितनी बनी, तो विभाजन के बाद यहाँ पर 299 सदस्य संख्या बची, ठीक है। 299 क्यों बची? वेट अ सेकेंड। क्योंकि बहुत सी सीटें भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान की तरफ चली गई, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहाँ से पहले निर्वाचित हुए थे, ठीक है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बाद, विभाजन के बाद वो सीट पाकिस्तान में चली गई। तो फिर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन है संविधान सभा के लिए वो फिर मुंबई से हुआ था, ठीक है। उसकी एक अलग कहानी है, हम आगे सुनेंगे। तो यहाँ पर 299 सदस्य संख्या बची, जिसमें से 229 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 सदस्य 70 सदस्य देसी रियासतों मतलब प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहले कितनी सदस्य संख्या थी 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी से और 73 देसी रियासतों से, ठीक है। लेकिन ये कब की कहानी है, तो ये जब मुस्लिम लीग भी साथ में थी तब की कहानी है। और अब विभाजन के बाद 299 सदस्य संख्या बची, जिसमें से 229 मतलब 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश भारत प्रांत से थे और 70 सदस्य 70 मेंबर्स देशी रियासत प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है। अब बेसिकली देखिए यहाँ पर इंग्लिश स्लाइड्स ना रीड करने का एक रीज़न है, ठीक है। रीज़न क्या है वो, अब यहाँ पे आप इंग्लिश समझे या हिंदी समझे डजेंट मैटर, आपको फैक्ट और कंटेंट एक ही समझना है, ठीक है। तो एक बार हिंदी रीड करो देन इंग्लिश रीड करो, दैट विल बी अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आपको पीडीएफ में इंग्लिश पीपीटी भी अटैच की जाती है, आप वहाँ से ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड आई एम यूजिंग इंग्लिश टर्मिनोलॉजी एज वेल, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है लाइक देशी रियासत प्रिंसली स्टेट, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनकी आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की जा रही है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अलग से पॉइंट आउट कर सकते हैं, बाकी वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू सेटिस्फाई यू ऑल, ओके। सो इस वजह से वी आर नॉट रीडिंग इंग्लिश स्लाइड्स टू। तो अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो उस टॉपिक के आप पीडीएफ देखें, अपने से जो नोट्स हैं दैट इज़ शॉर्ट नोट्स उनको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी इतना तो यार इंग्लिश वाले बच्चे ट्रांसलेशन में एक्सपर्ट होते हैं ना कि वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। बाकी वी आर विथ यू, अगर कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको इतने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप हमें बिना किसी हिचकिचाहट के कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी यार हाफ वे मतलब हमने लगभग आधा तो पढ़ लिया है, ठीक है। अब बचता है 50%, जिसमें हमें पढ़ना है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा, 4 डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको कुछ समझना था तो दैट वाज संविधान सभा का गठन, ठीक है। आपने अगर संविधान सभा का गठन पढ़ लिया तो ये सब कंप्लीट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। यहाँ पे मैंने फाइल अटैच करवा दी है जिससे बच्चों को ये ना लगे कि आधा अधूरा कंटेंट दिया जा रहा है, बट ये सब यहाँ पे आपको समझ नहीं आने हैं। ये पूरा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसे बना, सॉरी, किस उद्देश्य से बना, क्या प्रावधान थे, कितने मेंबर थे, कितने उनके विभाग थे, ये सभी आपको हिस्ट्री में समझ आएंगे, ठीक है। और ऑलरेडी मनीष सर इतनी अच्छी हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं, लिटरली आई एम टू इम्प्रेस्ड बाय हिम, ठीक है। तो आप सभी कोशिश करें, अभी यहाँ पर आप साइलेंटली पेशेंसली सुनते जाएं, आप इसको एज इट इज़ भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, बेसिकली यह उद्देश्य था तक कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है, कब मिली, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है। तो उस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था जिसमें कार्यों का बंटवारा किया गया, विभाग का बंटवारा किया गया। तो सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, उन्हें राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले सौंपे गए, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले, 3 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा, 4 डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन, 5 आर के षणमुगल सिट्टी वित्त और 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि, ठीक है। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का पूरा स्ट्रक्चर है, आप कोशिश करें कि इसे याद कर लें। देन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और विभाग और व्यक्तियों के नाम हैं, आप इन पर को भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे सामने अगला पॉइंट है संविधान सभा की प्रमुख बैठकें एवं निर्माण प्रक्रिया। हमने क्या पढ़ा, तो हमने संविधान सभा की मांग पढ़ ली,
संविधान सभा की मांग क्या रही, ठीक है। फिर हमने देखा ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा, मतलब हमने अगस्त प्रस्ताव पढ़ा, क्रिप्स मिशन पढ़ा, कैबिनेट मिशन पढ़ा, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन जो कि सक्सेसफुल था संविधान सभा का, जिसके आधार पर गठन हुआ, ठीक है, वो हमने पढ़ा कि संविधान सभा के गठन का क्या आधार कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो संविधान सभा पढ़ लिया, क्या मांग रही वो पढ़ लिया, ब्रिटिशर्स ने क्या किस तरह से एक्सेप्ट किया वो पढ़ लिया, कौन से प्रस्ताव आए वो पढ़ लिया, संविधान सभा की क्या संरचना रही वो भी पढ़ लिया। और अब पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान सभा बन तो गई, कितने सदस्य पर बनी, तो 299 सीट्स पर बनी, ठीक है। ऐसे आप खुद से भी क्वेश्चन करते रहा करें कि पहले कितने थे सदस्य, विभाजन बाद कितने बचे, आप खुद को क्वेश्चन करें, ठीक है। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप कोशिश करें फ्री टाइम में आप खुद से क्वेश्चन करें कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, ओके। तो अब हमें पढ़ना है संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स, मतलब संविधान सभा बन तो गई लेकिन अब उसकी कार्यवाही प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला है संविधान सभा की प्रथम बैठक, मतलब 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई। तो राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया वो सुनिए, ठीक है। तो देखिए, ऐसा कहा गया कि अब पहली मीटिंग है तो इसमें किसी न किसी को हेड, किसी न किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारे भारत में भी यह प्रथा चली आ रही है कि जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान दिया जाए, है ना, मतलब बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाए। तो उस टाइम पर जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। मतलब 9 दिसंबर 1946 को जितने भी लोग संविधान सभा में शामिल हुए उनमें से सबसे वरिष्ठतम, मतलब उनमें से सबसे सीनियर मोस्ट जो मेंबर थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस एज के आधार पर उन्हें भारतीय संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। कैसे अध्यक्ष थे, तो कैसे थे, तो अस्थायी थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह वरिष्ठतम सदस्य को स्थायी अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। यह फ्रांस का ट्रेडिशन है कि जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। तो याद रहेगा। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और यह प्रक्रिया फ्रांस से अपनाई गई है, क्लियर है। देन सदस्य 211 मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार। अब देखिए, जैसा कि आप सभी ने देखा कि जब निर्वाचन हुए तो 208 सीटें कांग्रेस के लिए थी, ठीक है, और 73 सीटें मुस्लिम के लिए थी। तो इस तरह से लगभग 3 गुने का अंतर है। तो मुस्लिम लीग इसमें आक्रोशित हो गई कि अब तो संविधान सभा में हमारी पाकिस्तान की मांग को भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस कारण से जो पहली संविधान सभा थी उसका मुस्लिम लीग के द्वारा बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब बहुत हार्ड लेवल पर बहिष्कार किया गया, ठीक है। उन्होंने देश भर में दंगे फसाद किए। और आपको ये भी याद रखना है कि पहली संविधान सभा की बैठक में 211 सदस्य शामिल हुए थे, ठीक है। फिर तीसरा है फ्रांस की तरह सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। ये पॉइंट तो अभी आपने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से आपसे एमपीपीसीएस मेंस में भी यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस यही कारण से मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बेसिकली पूरी अच्छी तरह से मेंशन किए हैं, जिससे अगर 3 मार्कर आए तो आप इनको एज इट इज़ उठा के लिख दें, ठीक है। तो आप हर एक पॉइंट पर अपनी कमांड बनाते हुए चलें, क्योंकि आज जो आप प्री में पढ़ेंगे वो कल को आपको मेंस में भी कंफर्म यूज़फुल रहेगा। तो आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बहुत डीप में पढ़ें, जैसा कि हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे ही। उसके बाद आप खुद से कुछ 3 मार्कर्स भी लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यू, अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद टाइम पाते हैं तब। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एमसीक्यू ही रहनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है संविधान सभा की द्वितीय बैठक।
तो फर्स्ट कब हुई? तो फर्स्ट 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। सेकंड कब हुई? तो सेकंड 11 दिसंबर 1946 को हुई, 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें सबसे मेजर काम किया गया कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए? तो 11 दिसंबर, ठीक है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए? 11 दिसंबर, संविधान सभा की दूसरी बैठक में। गॉट इट? देन कार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, इतना क्लियर है। और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। आप ये भी याद रखें कि दूसरी संविधान सभा की बैठक में एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए, संविधान सभा में बेसिकली 2 उपाध्यक्ष थे। अब एक तो एच.सी. मुखर्जी थे, दूसरा कौन था वो आप सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ठीक है। मतलब सर बेनिगल नरसिंह राव, जिन्होंने हमारे संविधान का सबसे पहला प्रारूप, सबसे पहला ड्राफ्ट पेश किया था, उन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ठीक है। इतना क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है कि किस बैठक में क्या कार्य किए गए। देन अगला पॉइंट है उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब 13 दिसंबर 1946, ठीक है। संविधान सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और डेट क्या थी? तो डेट 13 दिसंबर 1946 थी। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कि जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था वह किस डेट को पेश किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल 3 मार्कर के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इनको सिर्फ प्रीलिम्स के बेस पे ना पढ़ें, ठीक है। आप इनको रेडी करें, अच्छे से पढ़ें, आपको पीडीएफ मिलेगी, आप वहाँ से अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाएं जिससे आपके लिए ये टॉपिक मेंस में भी यूज़फुल रहे, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट टॉपिक पर इतना फोकस नहीं किया तो देखिए वो टॉपिक आपका मेंस में नहीं है तो वहाँ से पॉलिटी में मेंस में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो टॉपिक आज से हम पढ़ेंगे उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं, चाहे फिर वो संविधान सभा हो, मौलिक अधिकार हो, डीपीएसपी हो, मौलिक कर्तव्य हो, राष्ट्रपति हो, संसद हो, उपराष्ट्रपति हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, संवैधानिक संशोधन हो, पूरे टॉपिक आपके मेंस में है, ठीक है। तो अगर आप इन पर कमांड बना लेते हैं तो आप मान के चलें कि पॉलिटी की यूनिट 1, दैट इज मेंस के पेपर 2 पार्ट 1 यूनिट 1, लगभग आप उसका 70% पार्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, जब आप मेंस पढ़ेंगे तो आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि आधी चीज़ें तो आपकी पढ़ी हुई है ना। अब इसी तरह से तो 3 मार्कर आते हैं कि ठीक है 3 मार्कर आया, आप इसमें उठा के 3 पॉइंट लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन में भी आपसे पूछा उद्देश्य प्रस्ताव तो आप यहाँ से उठा करके सीधे 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा दूर का सोचें, अपनी अप्रोच इस तरह से रखें कि आप जो भी टॉपिक अभी पढ़ें उनको आप मेंस के लेवल का पढ़ें, ठीक है। फिर अगला है, इसमें संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं, दर्शन और संरचना की एक झलक थी। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में ये बताया गया कि जो संविधान निर्माता हैं उनकी आकांक्षा क्या है, मतलब उनका विजन क्या है, किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुल मिला के जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका विजन बताया गया और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था, इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया, ठीक है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में है, ठीक है। तो याद रहेगा, अगर आपसे उद्देश्य प्रस्ताव 3 मार्कर में आ जाए तो आपको एज इट इज़ 3 पॉइंट लिख के चले आने हैं। गॉट इट? देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अब चलिए हम कुछ नेक्स्ट अगले प्रोविजंस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है भारत एवं स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, मतलब जो भारत है वो स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ठीक है। जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। अब बेसिकली संप्रभु गणराज्य ये सब क्या है आप प्रस्तावना में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रस्तावना का हर एक वर्ड अपने आप में एक 3 मार्कर क्वेश्चन है, बेसिकली आपको इसी नज़रिए से देखना चाहिए। प्रस्तावना में कोई भी वर्ड हो, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, कोई भी वर्ड हो, प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है
वहाँ से सीधे 3 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो आप हर एक वर्ड पर, हर एक टर्मिनोलॉजी पर कमांड बनाएँ। हम भी एक लेक्चर दे देंगे, हालाँकि वो प्री में नहीं है लेकिन मेंस के लिए आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आने 100% डन है। कभी आता है क्वेश्चन प्रस्तावना में समाहित न्याय का वर्णन कीजिए, मतलब प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, उनका वर्णन कीजिए। प्रस्तावना से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से याद रखें। फिर अगला है, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यही प्रस्तावना में वर्णित 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। देन अगला है, सामाजिक विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, अवसर। ये समानता के 5 ग्राउंड हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और अवसर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार कौन-कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। समानता तो 5, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, अवसर, ठीक है? इतना क्लियर है? देन अगला है, शक्ति का एकमात्र स्रोत भारत की जनता होगी। मतलब देखिए, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है, हम भारत के लोग, भारत को एक, हम भारत के लोग, ठीक है? मतलब जो भारत के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, बेसिकली इतना बोलते-बोलते, तो जो भारत के लोग हैं उन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान को शक्ति मिलेगी, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, हु इज़ द सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका राइट आंसर भारत के लोग हो जाएगा, द सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? देन अगला पॉइंट है, संघ की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। मतलब जो यूनियन की यूनिटी, इंटीग्रिटी है, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको अछूत बनाए रखा जाएगा, ठीक है? मतलब ऐसी इंटीग्रिटी, ऐसी यूनिटी होनी चाहिए जिसे कोई भी भंग ना कर सके, ठीक है? जो कि अभी आज हमारे इंडिया में है भी। अभी जितने भी आदर्श तत्व, जितने भी उद्देश्य हमारे प्रस्तावना में निहित हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स अपने आप में बहुत वैल्यूबल हैं, ठीक है? अगर आप कभी भी संविधान की प्रस्तावना को ध्यान से मीनिंगफुल वे में पढ़ें कि जो लिखा है उसकी डीप मीनिंग क्या है, तो रियलिटी में पढ़ाई के अलावा भी बहुत इम्प्रेसिव लगेगा किस तरह हर एक वर्ड का वहाँ पर चुनाव किया गया है, ठीक है? मतलब हर एक वर्ड अपने आप में कितना डीप है, वो आप प्रस्तावना को पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है? देन अंतिम बैठक, अब फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी वो हमने कवर कर ली, ठीक है? अब लास्ट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जनगण मन राष्ट्रीय गान घोषित किया गया और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। तो याद रहेगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो कोई 26 नवंबर करके मत चले आना है, इसका राइट आंसर 24 जनवरी 1950 होगा, ठीक है? और इसमें कार्य क्या हुए, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि नॉमिनेटेड थे, ठीक है? मतलब इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, ये एक नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थे। फिर जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत किया गया, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कार्य थे। चलिए हम आगे देखते हैं। अन्य तथ्य, मतलब कुछ अदर प्रोविजन जो कि संविधान सभा की प्रोसीडिंग से या फिर संविधान सभा के निर्माण से रिलेटेड है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रतीक, हाथी को प्रतीक मोहर। देखिए, जब आप संविधान सभा देखते हैं, सॉरी, जब आप संविधान देखते हैं तो वहाँ पे बेसिकली हर पेज के बॉर्डर में हाथी, सूर्य, तारे, इस तरह से कुछ प्रतीक बने हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हाथी और कमल को प्रतीक माना गया है। कौन से प्रतीक हैं? तो हाथी और कमल। फिर दूसरा है एच.वी. एंगकर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा का सचिव कौन था? तो संविधान सभा के सचिव एच.वी. एंगकर थे, ठीक है? फिर एल.एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? बेसिकली अभी हमने कमिटीज़ पर डिस्कस नहीं किया है, हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो जो चीफ ड्राफ्टमैन हैं उनका नाम था एल.एन. मुखर्जी, ओके? फिर अगला है सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मतलब जो जिसने संविधान सभा को लिखा
उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायणन नारायण रायज़ादा, ठीक है। अब इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने पूरे संविधान को बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्प्रेसिव इटैलिक कैलिग्राफी में लिखा है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन्होंने इसके 1 रुपए भी चार्ज नहीं लिए, मतलब इन्होंने इस काम के लिए इवन सिंगल पेनी भी नहीं लिया, ठीक है। इनकी बस एक ही रिक्वेस्ट थी, एक ही इनकी शर्त थी कि हर पेज के लास्ट में इनका नाम और इनके ग्रैंडफ़ादर का नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ही डिडंट इवन टेक अ सिंगल पेनी फॉर दिस। उन्होंने बस एक ही शर्त रखी कि हर पेज के लास्ट पे उनका नाम, उनके दादाजी का नाम लिखा रहना चाहिए, जो कि संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, ठीक है। तो आज भी संविधान के हर पेज के लास्ट में प्रेम बिहारी रायज़ादा और उनके ग्रैंडफ़ादर का नाम लिखा हुआ है, गॉट इट? देन अगला है सौंदर्यीकरण और सजावट, मतलब इसमें डेकोरेशन का काम, इसमें सजावट का काम शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया, ठीक है। तो याद रहेगा डेकोरेशन का काम किसने किया, तो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, ठीक है। लेकिन कैलियोग्राफी किसने की, तो कैलियोग्राफी यहाँ पर की प्रेम बिहारी रायज़ादा ने, ठीक है। फिर 6 पॉइंट है हिंदी संस्करण का सुलेखन, मतलब जो हमारा भारतीय संविधान था वो इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है। तो हिंदी में उसको किसने ट्रांसलेट किया, किसने अनुवादित किया, तो उसका राइट आंसर बसंत कृष्णा वैद्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप कोशिश करें याद रखिए, और मेंस के टाइम पर भी आप वैल्यू एडिशन में इन पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, तो आप इन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देन अगला है अन्य तथ्य, मतलब कुछ अदर जो फैक्ट है। समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ, और इसकी 3 बार हियरिंग्स हुई, ठीक है। मतलब देखिए जब भारतीय संविधान बन रहा था, तो जब ऑलमोस्ट ये बन गया था, तो इसकी 3 बार हियरिंग्स हुई। अब हियरिंग कब हुई आप वो सुनिए, ठीक है। पहला वाचन मतलब फर्स्ट हियरिंग 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, यह फर्स्ट हियरिंग का टाइम था, ठीक है, जो कि बेसिकली सबसे कम ड्यूरेशन की हियरिंग थी, ठीक है। देन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली हियरिंग थी। तो अगर आपसे सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाली पूछी जाए तो फर्स्ट हियरिंग, और सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली पूछी जाए तो सेकंड हियरिंग, ठीक है। और फिर फाइनल एंड लास्ट हियरिंग हुई थी 14 नवंबर 1949 को, और जो कि चली थी 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। तो क्लियर रहेगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट हियरिंग दैट इज़ फर्स्ट हियरिंग, सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली हियरिंग दैट इज़ सेकेंड हियरिंग, ठीक है। और थर्ड हियरिंग में दैट इज़ 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बना करके तैयार किया गया, ठीक है। तैयार किया गया लेकिन लागू नहीं किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान तैयार कब किया गया, तो उसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट पॉइंट इज 26 नवंबर 1949 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का अंतिम प्रारूप, मतलब देखिए जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा पूर्ण रूप से बना करके तैयार कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो सदस्य थे, जो उस टाइम पर उपस्थित मेंबर थे, उनके साइन हुए, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे लगभग 284 मेंबर्स ने साइन किया, जिसमें 8 महिलाएं थी। टोटल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, तो टोटल 15 महिलाएं थी, ठीक है। लेकिन वो साइन कितने ने किया, हस्ताक्षर कितनों ने किया, तो हस्ताक्षर 8 महिलाओं ने किया। इतना क्लियर है। तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बना करके तैयार कर दिया गया, ठीक है। और 2015 से 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से संविधान दिवस, मतलब 26 नवंबर को अब संविधान दिवस घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और इस डेट से मतलब 26 नवंबर 1949 से कुछ आर्टिकल स्वतः लागू हो गए, बाकी शेष आर्टिकल 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, ठीक है। अब कौन से आर्टिकल स्वतः लागू हुए, इसमें है 5 to 9, 3 to 4, 366, 367,
392 393, ठीक है। अभी आपको आर्टिकल्स लर्न रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो ये है कि अगर 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था तो फिर उन्होंने आखिर 26 जनवरी का वेट ही क्यों किया? 26 जनवरी का उन्होंने वेट क्यों किया, ठीक है। जब 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था तो उन्होंने एक यह भी स्टेटमेंट दिया था कि 26 जनवरी कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में स्वर्णिम रहेगा, ठीक है। मतलब 26 जनवरी का एक अलग महत्व हमारे इतिहास में रहेगा। इसी कारण से इसी डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए, हिस्टोरिकल बनाने के लिए संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 का वेट किया, ठीक है। और आज यही है भी 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से 26 जनवरी का वेट किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कि हालांकि 26 नवंबर को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बना करके पारित कर दिया गया था और कुछ अनुच्छेद स्वतः रूप से लागू भी हो गए थे, लेकिन पूर्णतः हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ क्योंकि इसका विशेष कारण था कि 1930 में 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। कहाँ मनाया गया था? तो लाहौर में मनाया गया था। अब यहाँ पर लाहौर पे तिरंगा फहराकर मनाया गया था। आप इस पे और भी डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है सर बेनिगल नरसिंह राव, मतलब सर BN राव, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटीज़ थी, ठीक है। मतलब इनका लेवल, इनका नॉलेज एक अलग लेवल पर है, ठीक है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र थे। देन उन्होंने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रारूप तैयार किया जिस पर संविधान प्रारूप समिति ने विचार किया। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का प्रारूप सबसे पहला ड्राफ्ट किसने बनाया तो आप प्लीज़ भीमराव अंबेडकर मत करिएगा। इसका राइट आंसर सर बेनिगल नरसिंह राव हो जाएगा, ठीक है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने भारतीय संविधान का सबसे पहला ड्राफ्ट, सबसे पहला प्रारूप बनाया, ठीक है। अब प्रारूप क्या है? आप सभी समझते होंगे। ड्राफ्ट मतलब एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके आधार पर संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जा सके, ठीक है। प्रारूप बनाना, तो सबसे पहला प्रारूप किसने बनाया? तो सबसे पहला प्रारूप सर बेनिगल नरसिंह राव ने बनाया। फिर थर्ड पॉइंट है, इसके अलावा सर राव कश्मीर के प्रधानमंत्री और बर्मा के संविधान प्रारूप निर्माता भी थे, ठीक है। तो ये सर बेनिगल नरसिंह राव से रिलेटेड अगर 3 मार्कर आता है तो आप यहाँ से क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और सर बेनिगल राव ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज अ जज इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है, ठीक है। तो ये सर बेनिगल नरसिंह राव से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, आप इन्हें ध्यान रखें। देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक मनु या भारतीय संविधान का पिता, ठीक है। फिर उनका, उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे 3 मार्कर्स टाइप के पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आपसे प्लेन्स में भी पूछे जा सकते हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश, मतलब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 अप्रैल 1891 है। कहाँ पर हुआ? तो अपने मध्य प्रदेश में ही हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यहीं पर है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो संविधान सभा की प्रारूप समिति, जो कि संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। सबसे बड़ी समिति मतलब उसमें 7 मेंबर्स थे जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व और भारत के प्रथम कानून मंत्री, ये सब पॉइंट आप याद रखें। फिर इन्होंने भारत में दलित अधिकारों की मांग की और आज दलितों के बीच इनका बहुत महत्व भी है, ठीक है। देन प्रमुख दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये सब हिस्ट्री के पॉइंट हैं, आप अभी इतना याद रखें कि जो भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी हैं, वो आपको कंपाइल फॉर्म में फैक्ट शीट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अब समिति और संविधान सभा के स्रोत, मतलब सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, ठीक है। कि संविधान सभा में कौन कौन सी समिति बनी, किस समिति का क्या कार्य था, उसके कौन से अध्यक्ष थे, और फिर
एट लास्ट हमें डिस्कस करना है कि संविधान सभा के स्रोत मतलब सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अब आई कांट स्पीक नाउ, यहाँ तक मेरी लिमिट थी। देन आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अभी ये क्लासेस कुछ दिनों के लिए रिकॉर्डेड ही मिलेंगी, ठीक है। इसका एक कारण है कि अभी थोड़ा नेटवर्क इशू आ जाता है, मतलब टेक्निकल इशू है। जूम ऐप पर लाइव क्लास प्रॉपर नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपका सेटिस्फेक्शन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस वजह से हम इस क्लास को रिकॉर्डेड दे रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई इशू नहीं है, लाइव क्लास की तरह ही आप हमसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ते रहें, टॉपिक रिवाइज कर लें, कल इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। तो इस तरह से फिर हम सब अपने सिलेबस के 2 पॉइंट को कवर कर चुके होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।